प्रधानमंत्री भी बढ़े हैं और गैप 26% का है। ये क्या आपके लिए सबसे बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अंजना जी, सबसे बड़ा तो प्रश्न जो है वो अपने आप में ही बायस्ड है। एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो अभी 1 साल से मात्र बना है व्यक्ति, उसकी तुलना आप कर रहे हैं जो 11 वर्षों से एक प्रधानमंत्री। स्वाभाविक है कि 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ के जो जहाज में व्यक्ति चल रहा है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को काबू करके और जिस तरह से 8,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात आएगी वो व्यक्ति आगे निकलेगा। एक एलओपी की तुलना आप एलओपी से करें, वो समझ आता है। दूसरा प्रश्न आपने बेस्ट पीएम वाला लिया। अरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की शक्ल नहीं जान रहे हैं लोग, नई जनरेशन, आप उनसे तुलना करवा रहे हैं। 11 साल में जो युवा पीढ़ी आई है, अरे भाई, ऑल टाइम पीएम पे किससे चर्चा होगी? आलोक जी, एक सेकंड, आलोक जी प्लीज थोड़ा सा लॉजिक को प्रिवेल करने दीजिए। आपकी हर बात से राखों पर एक बार आवाज नीचे कीजिए, एक बार आपकी हर बात से राखों पर। लेकिन ऐसे ही प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह के पास भी एज था, लेकिन सत्ता परिवर्तन किसके नाम पर हुआ? नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो अगर आप सत्ता परिवर्तन का सपना देखते हैं तो आपके नेतृत्व में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो पिछले नेतृत्व को 10 साल 15 साल 20 साल के भी कार्यकाल के बावजूद चैलेंज कर पाए। चैलेंजर तो चाहिए ना। दूसरा, बेस्ट पीएम ऑफ ऑल टाइम्स में तमाम नाम तो दिए जाएंगे ना पूर्व प्रधानमंत्रियों के। अब आप कह रहे हैं नेहरू जी से तुलना मत कीजिए। अच्छा, ये आप जरूर कह सकते हैं कि आज की पीढ़ी उनके बारे में कितना रिकलेक्शन रखती है उनके काम के बारे में, इस पर गौर करने की जरूरत है। आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए सर, आपको जितना गाली देना है यशवंत देशमुख को या अंजना ओम कश्यप को दीजिए। मुझे चक्कर आने लग गया। अगर इससे आपका काम चलता है खूब दीजिए, यहाँ पे दीजिए, फिर ट्विटर पे भी दीजिए। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं लोकसभा के बाद। बीजेपी के 278, 5 राज्यों में मैं बता रही हूँ, कुल मिलाकर 278 विधायक बने हैं, कांग्रेस के सिर्फ 75। वो आपका टेस्ट है, लिटमस टेस्ट वो है। यहाँ पर हंसकर या 2 शब्द ठिठोली के लिखकर उससे परिवर्तन नहीं आएगा सर। मैं बहुत हम्बली आपको सबमिट कर रही हूँ। कहना चाहूंगा कि किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देना अच्छा है, बड़ा आसान है, मतलब पार्टी परफॉर्मेंस इज व्हाट मैटर्स सर। एंड हम्बली आई एम सबमिटिंग टू यू 75 विधायक 5 सीट में और 278 बीजेपी के। प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन दैट। एक छोटी सी चीज और बोलना चाहूंगा, विपक्ष को जहां फायदा होता है वो भी तो गिनाया जाता है ना। रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज यूज कीजिए। एक बार इनकी आवाज नीचे कीजिए। आलोक शर्मा, आवाज नीचे कीजिए। रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज यूज कीजिए, जैसा मैं आपके लिए कर रही हूँ। खुद ही बोलती रहेंगी, बोलने नहीं देंगी। इस तरह की भाषा मेरे साथ मत इस्तेमाल कीजिए। मैं आप लोगों को जितना मौका, बराबरी का मौका देती हूँ, उसी तरीके से बात कीजिए। टॉक विथ रिस्पेक्ट एंड यू विल गेट रिस्पेक्ट। रुला दिया ना बेचारी को। लेकिन अजय आलोक जी, चूंकि ये नंबर्स आपको फेवर ही कर रहे हैं, तो इस पर कुछ और अगर इश्यूज पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं आलोक जी, आप हाथ उठा रहे थे, अब अपना पॉइंट बनाइए, बोलिए आलोक जी। मैं पहले अंजना जी आपको कहूंगा, आलोक शर्मा जी बोल लें, उसके बाद अजय आलोक जी आप बोल लीजिएगा। आलोक शर्मा जी एक बार बोल लें, आलोक शर्मा जी बोल लें, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा अजय जी। आलोक शर्मा जी। अंजना जी देखिए, आपने कई बार कहा कि इनकी आवाज डाउन कीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, दर्शकों ने भी देखा। वापस आता हूं। पंडित नेहरू, जिनके बारे में बहुत से लोग कोई जानकारी नहीं रखते, हमारे पैनल में भी लोग जानकारी नहीं रखते होंगे कि पंडित नेहरू का इस देश के लिए क्या योगदान है। आज आप उनकी तुलना अगर आप किसी सर्वे में कराते हैं तो मैं उस सर्वे को कंप्लीटली बायस्ड कहूंगा, क्योंकि आज पंडित नेहरू के बारे में जानने वाले कितनी युवा पीढ़ी होगी, कौन सा सैंपल था, क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का साइज क्या था, क्वेश्चन का एंगल क्या था, किस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं। आप लोग हरियाणा की बार बार कह रहे हैं, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है इलेक्शन कमीशन को। क्या वो सवाल रखा गया था? क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है? क्या ये सवाल इस सर्वे में था? 3 विधानसभाओं के ईवीएम के लिए फटकार लगाई है कि आपने डाटा कैसे डिलीट कर दिया।
महाराष्ट्र में युवा जितने हैं 18 साल से ज्यादा, उससे ज्यादा वोट हैं। क्या ये सवाल उसके अंदर पूछा गया था कि निष्पक्ष चुनाव था? क्या महाराष्ट्र के अंदर नहीं था? मैं समझता हूं कि इस तरह के सर्वे के सवाल क्या हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप किस समय पर कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? जब राम मंदिर अगर सबसे बड़ा मुद्दा था तो बीजेपी 240 पर क्यों आ गई? राम मंदिर का प्रभाव तो सबसे ज्यादा उस समय पर होना चाहिए था। जब उस समय पर नहीं हुआ, फैजाबाद छोड़िए पूरी यूपी हार गई। अब यूपी में आप मुझे बता दीजिए, एक साल में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से यूपी में आज ग्राफ बढ़ा हुआ नजर आएगा आपको? महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया? राजस्थान में ऐसा क्या हो गया? राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर और 10 तरह की घोषणाएं मोदी जी करके आए थे। और अंजना ओम कश्यप जी ने भी लाल डायरी पे बहुत बात की थी। शायद वो लाल डायरी मिल गई होगी, हिंदू मुसलमान होना बंद हो गया होगा। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि मोदी जी का ग्राफ बढ़ेगा? मैं तो वो जानना चाह रहा हूं, और मैं पुरजोर तरीके से जानना चाह रहा हूं। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की पर्सनल जो परसेंटेज है वो 3 बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस की सीटें घट गई हैं। अब आप वही सवाल दोहरा रहे हैं जो पहला सवाल सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री का, तो इसमें एक बार फिर से पहला स्थान ग्रहण कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। I don't believe this! असंभव! मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनके साथ मार्जिन बहुत ज्यादा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। ममता बनर्जी से वो लगभग 25% के आसपास आगे हैं। 10% पर ममता बनर्जी है, 10.5%। वहीं पर एमके स्टालिन 5.2 पर है। दिलचस्प है, स्टालिन नंबर 3 पर है, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू साहब 5.1 पर है। फडणवीस 4% पे पहुंच गए हैं। वहीं सिद्धारमैया 3.5%, 3.5% के ही आसपास है। हेमंत बिस्वा शर्मा, नीतीश कुमार 3.4 पर बने हुए हैं। ये भी गजब है, मतलब ये भी गजब है। दुनिया अलग से इधर से उधर हो जाए, नीतीश कुमार बने ही हुए हैं। मतलब ये ऐसा पैसिव वोट है अजीबोगरीब, जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता। 12 सीटें लोकसभा में लेके आए, बीजेपी के बराबर। चलिए, और लास्ट में मोहन यादव भी 2.2 के साथ इस क्लब में अपनी एंट्री कर चुके हैं। दिलचस्प नंबर्स हैं। जनता भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन बना रहना चाहिए, पता हो, लेकिन आपके साथी ही आपको घेर रहे हैं नतीजों पर। अंजना जी लेता हूँ, जी बोलिए। देखिए, मैं बिल्कुल तीनों इश्यूज पर लेता हूँ। इंडिया गठबंधन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, लोकसभा के लिए बना था, उसके अच्छे परिणाम आए। आगे क्या होगा, इंडिया गठबंधन आज नहीं है, उसके बारे में बात करना अभी मैं उचित नहीं समझता हूँ। दूसरी चीज, चीन पर क्लीन चिट देकर तो बहुत अच्छा काम किया था मोदी जी ने, क्रेडिबिलिटी बनी थी। अडानी के लिए कौन कौन से बॉर्डर्स खुले हैं आज पूरे अखबारों में छपा हुआ है। जिसका मतलब है बैचलर ऑफ कॉमर्स चाय वाला। अच्छा, इसका मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स है। हमको लगा कि बहनचो चाय वाला है। वो तो बहुत अच्छा नेशनल सिक्योरिटी का विषय है, क्योंकि अडानी को आर्थिक फायदा पहुंचाना है, इसलिए बॉर्डर्स पर रिलैक्स कर दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, वापस आता हूं। अपोजिशन स्ट्रांग चाहिए, और अपोजिशन स्ट्रांग है। 5 से 6 कानून जो इस पार्लियामेंट में अभी इस लोकसभा के अंदर रखे गए, स्ट्रांग अपोजिशन की वजह से बुलडोज नहीं कर पाए मोदी जी। 150 सांसदों को जिस तरह से सस्पेंड करके कानून पास कराए गए, वो नहीं हो पाए इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार अपोजिशन एकजुट होकर सामने खड़ा रहा। अब जो बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बीजेपी के प्रवक्ता तमाम बोलते हैं कि स्टेट के अगेंस्ट बोल दिया, स्टेट के अगेंस्ट। अरे भाई, नेशन और स्टेट 2 अलग अलग शब्द हैं। नेशन राष्ट्र होता है, राष्ट्र के अगेंस्ट किसी ने बात नहीं की है। नेशन होता है तमाम सरकार संस्थाएं जो सरकार के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करती हैं। हम साफ कह रहे हैं कि जो संस्थाएं बीजेपी के इशारे पर देश के लिए अहित कर रही हैं, उनके हम बिल्कुल खिलाफ लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे उनके खिलाफ? हम तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या हम बिजात? अरे भाई सुनिए ना भाई, एक बार देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। उन्होंने स्टेट वर्ड यूज किया, और स्टेट वर्ड यूज पॉलिटिकल साइंस में होता है, वो गवर्नमेंट और तमाम संस्थाओं के लिए होता है, और वो हमने किया। और हम पूरी तरह से बीजेपी की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, नेशन के, राष्ट्र के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। पूरा सेंटेंस अगर आप सुनेंगे, और किस कंटेक्स्ट में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के कंटेक्स्ट में कहा गया, और महाराष्ट्र के नतीजों के कंटेक्स्ट में कहा गया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चीजों को तोड़ मरोड़ करके और अंग्रेजों के पिट्ठू किसी को भी सर्टिफिकेट देशभक्ति के और देशद्रोह के बांटना शुरू कर देते हैं।
ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। वापस आता हूं, अभी जो बात आ रही है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अपोजिशन को कमजोर करने के लिए ईडी, सीबीआई और तमाम संस्थाओं का कौन सा दुरुपयोग नहीं हुआ, कौन सी सरकारों को नहीं गिराया गया, किस तरह से पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ, किस तरह से एमएलए निचले तबके की, इन मिडिल क्लास वालों की तो कोई बात ही नहीं करता। इनकी तो जरूरत तब पड़ती है जब सरकार को टैक्स लगाना हो। बात तो सही है। अगर कोई इनमें से अब सारे जो जाएंगे, कोई 10 लाख रुपए, कोई 12 लाख रुपए साल के कमाएगा, उसमें जीएसटी लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, फलाना टैक्स लगता है, ढिमका। मैं कल लिस्ट बना रहा था, इतनी सारी लिस्ट थी कि 50% तनख्वाह टैक्सेस में चली जाती है। बदले में इनको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता इन लोगों को। तो अगर मैंने इनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए, अब मिडिल क्लास के बच्चे मेरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैंने इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, कौन सा गलत काम कर? आप जो बता रहे हैं, मैंने अगर इनके लिए अच्छे अस्पताल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, ग्रेटर कैलाश से आता है, ये इससे पूछो, ग्रेटर कैलाश सबसे अमीरों की कॉलोनी है और सबसे अमीरों के एरिया में 4 मोहल्ला क्लिनिक हमारे पैक्ड कैपेसिटी पे चल रहे हैं। पूछिए इनसे। बीजेपी इसके काउंटर में, उनके पास कुछ नहीं है, तो रोज हमारे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, रोज हमारे ऊपर के। उन्होंने बैठ के षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल की ईमानदारी को अटैक करो। सही पकड़े हैं। सारे झूठे सच्चे केसेस लगाए हमारे ऊपर, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। पूरे इतनी 500 से ज्यादा रेड हो चुकी, एक भी पैसे की कहीं रिकवरी नहीं हुई। ईडी ये कह चुकी है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप हैं। ईडी तो कोर्ट नहीं है, और ईडी को तो रोज ही डांट पड़ती है कोर्ट से। ईडी तो अब इनकी एक वो हेंचमैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैन फ्राइडे सर, वो पॉलिटिकल विंग है सर, एक तरीके। नहीं, पॉलिटिकल विंग भी नहीं, जो होता है ना हेंचमैन होता है, मतलब आपको अगर किसी कसाई गुर्गा जो होता है ना, किसी को अगर मरवाना है, आप अपने 4-5 आदमी पाल के रखते हैं, किसी को मरवाना है तो भेज देते हैं। ईडी वो हो गई है, समझ रहे हो? केंद्र सरकार की। ईडी पे किसको भरोसा है? कोर्ट से रोज डांट खा के आती है ईडी। बीजेपी का ये कहना है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, आपको जमानत मिली है। हम यहाँ पे बीजेपी के क्वेश्चंस के जवाब ही नहीं देने हैं, हम इनके क्वेश्चंस के जवाब देने आए। मैं आपसे कहने दीजिए। खबर आती रही कि अगला नंबर आतिशी जी का होगा, ऐसी खबरें आई। फिर आया कि सौरभ का हो सकता है, राघव का हो सकता है। जब ये सारी खबरें आ रही थी, क्या चल रहा था दिमाग में आतिशी जी आपसे? डर तो लगा होगा आप लोगों को। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखिए, 2 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया, हमारे नेताओं को जेल डाला गया, मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में कभी भी किसी पार्टी पर इतना अत्याचार हुआ होगा। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं एक के बाद एक पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, मनीष जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया, फिर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी इन लोगों ने सोचा था कि ये हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। जब सब लोगों को जेल भेजा तो हमें भी मैसेज आते थे, हमें भी इनके मैसेज आते थे कि तुम आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में, वरना अगला नंबर तुम्हारा हो जाएगा, जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन हम क्योंकि ईमानदार हैं, हम क्योंकि देशभक्त हैं, हम इनकी धमकियों से डरे नहीं, दबे नहीं, टूटे नहीं। अरविंद केजरीवाल, और मैं खुद गया हूं आपके उस घर में, कौशाम्बी के एक फ्लैट में, वहां से निकलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने ऐसा घर बनवाया कि उसके सामने अच्छे अच्छे राजमहल भी फीके पड़ जाए। ये आपके ऊपर आरोप। राजमहल फीका नहीं पड़ता, राजमहल को तो खोल ही नहीं रहे ये लोग। इन्होंने एक आरोप लगाया कि मैंने बड़ा लग्जूरियस कोई घर बनाया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हमने कहा खोल दो उसको, जनता देख लेगी। क्या यही घर है अरविंद जी को? एक मिनट, जनता देख लेगी उसको। देखो, तस्वीरों के अंदर तो आपका ये सेट इससे ज्यादा शानदार लगेगा और इससे ज्यादा कीमती लगेगा, तस्वीरों की उसमें ना। ठीक। तो मेरा ये कहना था, उन्होंने कहा कि उस घर में स्विमिंग पूल है, उस घर में कोई बार है, उस घर के टॉयलेट सोने के बने हुए हैं। मैंने कहा खोल दो इस घर को, सबको दिखा दो, झूठ मत बोलो, कहाँ है वो स्विमिंग पूल। किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो।